सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारे एस3 के थ्योरेटिकल पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके प्रैक्टिकल। सो आज हम देखेंगे इसका थ्योरी पार्ट। सो एस3 हमारे पास में एक सिंपल स्टोरेज सर्विस होती है, एडब्ल्यूएस की साइड से हमें प्रोवाइडेड होती है। लाइक हमने ईबीएस एंड ईएफएस देखा था, तो वो भी हमारी दो स्टोरेज सर्विसेज थी। ईबीएस हमारी बूटेबल फाइल्स के लिए यूज होता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, और जहाँ जो भी बूटेबल वर्क करना होता है वो हमारा ईबीएस से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वो हमारा क्या होता है कि जोन स्पेसिफिक होती है और एक सिंगल इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं हम एक टाइम पे। और ईएफएस जो है वो होता है हमारा इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो सिर्फ हम लिनक्स पर ही यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ में उसका यूज़ नहीं होता है और उसमें बूटेबल फाइल्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं ईएफएस में, और मल्टी इंस्टेंस शेयर्ड होता है। बट और जो हमारे पास में एक सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी कि एससी है, इसमें बकेट का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बकेट बनाते हैं, बकेट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं और एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होती है। लाइक जो भी हमारा डेटा है वो एज ऑब्जेक्ट सेव होता है, ठीक है। ईबीएस में हमारा एज अ ब्लॉक होता है, ईएफएस में हमारा एज अ फाइल सेव होता है, और हमारा जो एस3 है, एस3 में हमारा एज ए ऑब्जेक्ट स्टोरेज हमारा डेटा सेव होता है, ठीक है। जो हमारा ईबीएस होता है उसमें हम सैन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और एनटीएफएस होता है हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का हम इसमें यूज़ करते हैं, और जो ईएफएस होता है उसमें हम एनएफएस प्रोटोकॉल नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, और जो एस3 है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है, जिसमें हमारा एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होता है एस3 में, क्योंकि वहाँ पर हम अपने वेबसाइट्स को भी होस्ट करके रखते हैं। मतलब वहाँ पर एज ऑब्जेक्ट हमारी वेबसाइट भी हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उनको हम एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स को। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज। What is S3 in AWS? Amazon S3 or Amazon Simple Storage Service is a service offered by Amazon Web Services that provides object storage through a web service interface. And this is similar to Google Drive but more advanced for technical people. And this is not like a block storage we cannot mount anywhere. It's only drive. We do not need to create any file system. It is designed to make web scale computing easier for IT people. Basically, S3 is a storage for the internet, which has a simple web services interface for simple storing and retrieving data anytime from anywhere on the internet. And S3 has a distributed data size architecture where objects are redundantly stored in multiple locations, minimum 3 zones और greater than 2 zones में हमारे स्टोर होते हैं। जो हमारा एस3 होता है वो एक सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की तरह अपने डेटा को स्टोर किया। जैसे कि हमारे पास में गूगल ड्राइव है, वो भी एक ऐसे ही है, बट एडवांस लेवल पर हम एस3 का यूज़ करते हैं फॉर मोर एडवांस टेक्निकल पीपल। एंड ये हमारा कोई ब्लॉक स्टोरेज की तरह नहीं है, इसमें हमें कोई भी फाइल सिस्टम वगैरह नहीं क्रिएट करना पड़ता है। एंड इट्स ओनली ड्राइव, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एनी फाइल सिस्टम। एंड इसमें क्या होता है कि वेब स्केलिंग भी होती है, कंप्यूटिंग वेब स्केलिंग ऑटोमेटिकली होती है इसमें। और जो एस3 है वो हमारे स्टोरेज होता है इंटरनेट पर, जो हमें अमेजॉन वेब सर्विसेज ने प्रोवाइड किया है। इसके बहुत सारे वेब सर्विसेज होते हैं, सिंपल स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। सो इसमें हम क्या करते हैं, कहीं से भी अपने डेटा को रिट्राइव करवा सकते हैं। जैसे हमने ईएफएस में देखा था कि हमने फाइल सिस्टम होस्ट करके रखा था, हमारे पास में मल्टी जोन सिंगल जोन फाइल सिस्टम थे हमारे पास में। वैसे हमारे पास में एस3 होता है, जिसमें हमारे पास में ऑब्जेक्ट की तरह हमारा डेटा स्टोर होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रिडंडेंट होता है, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाती है और मल्टीपल लोकेशंस में वो स्टोर होती है। लाइक मिनिमम हमारे 3 जोन्स में तो हमारी वो डेटा रहेगा। सो इसका मोस्टली यूज़ हम डेटा बैकअप के लिए और अल्ट्रा लो लेटेंसी के लिए हम अपना एस3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास में, लाइक रिलायबल सिक्योरिटी, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, वेरी लो कॉस्ट, इजी टू माइग्रेशन एंड द सिंपलिसिटी ऑफ मैनेजमेंट। सो ये हमारे इसके एडवांटेजेस हैं कि ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, यानी कि हम इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती है और अवेलेबिलिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा है, और इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है। लाइक अगर हम किट्स क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ज़्यादा कॉस्ट हमारा जनरेट नहीं होता है, और हम इसको ईजिली माइग्रेट कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली हम लेके जा सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन से हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन करवा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, मैनेजमेंट इसका ईजी होता है, ठीक है। एक इसका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं कि एन एडब्ल्यूएस अवेलेबिलिटी जोन इज अ फिजिकल आइसोलेटेड लोकेशन विद इन एन एडब्ल्यूएस रीजन। विद इन ईच एडब्ल्यूएस रीजन एस3 ऑपरेट्स इन अ मिनिमम ऑफ 3 एजीज, एंड ईच सेपरेटेड बाय द miles to protect against local events like fires, power down, etc. जो हमारा एस3 होता है वो एक रीजन स्पेसिफिक सर्विस होती है। जैसे हम ग्लोबल सर्विस की तरह भी पहले यूज़ करते थे, बट नाउ इट इज़ अ रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज। मतलब हम जिस रीजन में अपना एस3 क्रिएट करते हैं वो उसी रीजन में वर्क करता है, दूसरे रीजन में नहीं वर्क करता है। हम दूसरे रीजन में भी एस3 बना के और उनके बीच में क्रॉस रीजन एप्लीकेशन करवा सकते हैं, जिससे वो दोनों एस3 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के बीच में। बट जो एस3 वो हमारी रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास में फिजिकल आइसोलेटेड लोकेशन होती है एडब्ल्यूएस में, जैसे हम रीजन बोलते हैं। रीजन के अंदर हमारे पास में अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। और विद इन ईच एडब्ल्यूएस रीजन एस3 ऑपरेट्स इन मिनिमम ऑफ 3 एजीज। जो हमारा एस3 है वो कम से कम 3 अवेलेबिलिटी जोन में ऑपरेट्स होता है, और जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं एक दूसरे से बहुत दूरी पर होते हैं, मीलों की दूरी होती है उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में कोई भी फायर या फिर पावर डाउन ऐसा कुछ भी ना हो सके। क्योंकि अगर वो ज़्यादा पास होंगे अगर अवेलेबिलिटी जोन्स, तो वहाँ पर इशूज़ आ सकते हैं, पावर सप्लाई में इशू आ सकता है, और हमारा जो सिस्टम स्टेटस चेक होता है वो हमारा फेल हो सकता है, लाइक हार्डवेयर इशू आ सकता है वहाँ पर। इसलिए हमें बहुत दूरी पर हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, जिससे उनके बीच में कोई भी ऐसे पावर डाउन और
फायर का ऐसा कुछ भी इशू ना आए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे दिख रहा है कि यहाँ पर एक रीजन के अंदर हमारे पास में 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। एक अवेलेबिलिटी ज़ोन ए, बी एंड सी है, ऐसे हमें 3 ज़ोन्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एस3 के कॉन्सेप्ट। सो एस3 के अंदर हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक बकेट्स होती है। बकेट्स मतलब बाल्टी, नहीं समझना आप लोग, ये उसी तरह काम करता है, लेकिन एक बकेट के अंदर उनके पानी स्टोर करते हैं। तो जो एस3 होता है, एस3 के अंदर जो बकेट होती है उसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर इसमें कीज़ होती है, की वैल्यू पेयर हम देते हैं। सो इसलिए यहाँ पर की लिखा है, ठीक है, लाइक नेम इज़ अ की। और फिर किसी का नेम है लाइक भूमि, सो वो उसका एक वैल्यू होगा, की वैल्यू, ठीक है। सो बकेट्स होती है, इसमें की होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होती है, एस3 बकेट रिसोर्सेज होते हैं, एस3 स्टोरेज क्लासेस होती है। जैसे स्टोरेज क्लासेस हमने ये इसमें देखी थी कि जोन, मल्टी जोन, और हमारे पास में होती है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो इस तरह से हमारे पास में एस3 में भी स्टोरेज क्लासेस होती है, ठीक है। सो बकेट की एंड ऑब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर हमारे पास में बकेट कीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। सो हमारे पास में जो बकेट होता है पब्लिक क्लाउड स्टोरेज होता है, जो अमेज़न वेब सर्विसेज ने प्रोवाइड किया है, इसे हम एस3 बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। अमेज़न एस3 बकेट्स व्हिच आर सिमिलर टू द फाइल फोल्डर्स स्टोर ऑब्जेक्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ डेटा। सो एक फोल्डर्स की तरह वर्क करता है, और जैसे हम फोल्डर्स में कुछ अपना डेटा रखते हैं, वैसे यहाँ पर अपनी बकेट्स होती है, बकेट्स में हम अपने ऑब्जेक्ट अपलोड करके रखते हैं। सो डेटा इनसाइड स्टोर्ड इनसाइड अ बकेट, एंड बकेट इज नथिंग बट अ फ्लैट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, and the amount total volume of data and the number of objects you can store are unlimited, and individually Amazon S3 objects can range in size for a minimum 0 byte to the maximum 5 TB। लाइक जो हमारा S3 बकेट होता है उसका साइज कोई हमारे पास में एक अनलिमिटेड साइज होता है, मतलब उसमें कितना भी ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बट जो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है उसका साइज हमारा 5 TB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो हमारा वो है 5 टेराबाइट तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का ऑब्जेक्ट ये नहीं ले पाएगा, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट एंड अपलोड मल्टीपल फोल्डर्स इन वन बकेट, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ बकेट इनसाइड अ बकेट। सो नेस्टेड बकेट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। हम एक बकेट के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स तो क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम अपलोड कर सकते हैं, बट बकेट के अंदर हम एक बकेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एंड S3 बकेट इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस, एंड यू कैन हैव 100 बकेट्स पर अकाउंट, दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड। एक अकाउंट में हम अपने 100 बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट हम रिक्वेस्ट करके ज़्यादा बकेट्स की भी रिक्वेस्ट पास करवा सकते हैं AWS सपोर्ट से। एंड बाय डिफॉल्ट बकेट्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स आर प्राइवेट, एंड दस बाय डिफॉल्ट ओनली द ओनर कैन एक्सेस द बकेट्स। सो जो हमारी बकेट होती है उसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे प्राइवेट होते हैं। सो हमें एक्सेस करवाने के लिए उन्हें पब्लिक करवाना होता है, लाइक, और अगर वो प्राइवेट रखना है तो एक ओनर जो है वही उनको एक्सेस कर सकता है, और किसी को भी एक्सेस नहीं होगा बकेट एंड उसके ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। सो हमारे पास में लाइक AWS की साइट से जो S3 मिलती है उसमें जो फ्री टियर अकाउंट होता है उसमें हमें सिर्फ 5 GB तक का ही स्टोरेज फ्री मिलता है। लाइक हम अक्रॉस 5 GB से भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसके बाद में हमें बिल जनरेट होने लगेगा क्योंकि हम फ्री टियर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। बट जो बकेट साइज़ होता है वैसे हमारा अनलिमिटेड होता है, हम उसमें अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट जो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ हमारा 6 TB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। So there are some naming rules while creating a S3 bucket. S3 bucket name should be globally unique across all the regions and accounts, and bucket names must be between 3 to 63 characters only long, and bucket name can consist only of lowercase letters, number, dots, and hyphens. Bucket name must begin and end with a letter or number. Bucket name must not be formatted as an IP address, और फॉर एग्जाम्पल 192.168.5.4। मतलब जो हमारा बकेट नेम होता है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए अक्रॉस ऑल द AWS अकाउंट्स, और जो बकेट नेम है उसका स्टार्टिंग हमारा आईफन से नहीं हो सकता, उसमें हम अंडरस्कोर का यूज़ नहीं कर सकते, आईपी की तरह बकेट का नाम हम नहीं दे सकते हैं, और बकेट नेम जो है वो लोअर केस में ही होना चाहिए, नंबर डॉट्स हाइफन्स इसमें हो सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, और हमारे लोअर केस ही इसमें यूज़ होते हैं, हम इसमें अपर केस के लेटर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारे बकेट कीज एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड द फॉलोइंग एग्जांपल बकेट नेम्स आर वैलिड एंड फॉलो द रिकमेंडेड नेमिंग गाइडलाइंस। सो इसमें कुछ नेमिंग गाइडलाइंस होते हैं, लाइक हम इस तरह से नेम दे सकते हैं, डॉग एग्जांपल बकेट 1 लॉग हाइफन डिलीवरी हाइफन, ऐसे करके हम नेम्स दे सकते हैं। नंबर्स भी हम दे सकते हैं बट हम डॉट का यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हम आईपीस की तरह नेम नहीं दे सकते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जांपल बकेट नेम्स आर वैलिड बट नॉट रिकमेंडेड फॉर यूजर्स। सो ये भी हमारे वैलिड है, www डॉट तरह से भी हम नेमिंग दे सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम इस तरह से दें। सो हम हाइफन की तरह देंगे तो ये ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। और यहाँ पर हमारे पास में द फॉलोइंग एग्जांपल बकेट नेम्स आर नॉट वैलिड, अंडरस्कोर का इसमें यूज़ किया है, सो हम अंडरस्कोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें अपर केस लेटर का यूज़ किया है तो इसमें अपर केस भी नहीं होता है, और एंड्स विद हाइफन, इसमें हमने एंड में हाइफन लगा दिया तो इस तरह से भी हम बकेट का नेम नहीं दे सकते हैं। सो बकेट कीज एंड ऑब्जेक्ट्स में एन ऑब्जेक्ट इज अ फाइल विच इज केप्ट इन अ बकेट। File can be a .txt, .html, .mp3, a photo, JPG, etc. So the object key or key name uniquely identifies the object is in an Amazon, like name है तो वो एक uniquely identification होगा, so वो हमारा एक key हो गया, ठीक है। So an object size stored in an S3 bucket can be up to 5 TB, and each object is stored and retrieved by a unique ID, unique key ID और name हो सकता है इसमें। So an object in AWS S3 is uniquely identified and addressed through the service endpoints, region, bucket name, object name and version optional होता है, ठीक है। और here the owner of the bucket can give permission to objects, make them public or give access to a particular account।
तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारी .txt फाइल हो सकती है, HTML हो सकती है, MP3, MP4, फोटो, जेपीईजी, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स के टाइप होते हैं। लाइक हम कोई फ़ोल्डर बनाते हैं तो वहाँ पर हम अपना डेटा रखते हैं। तो इसी तरह से S3 जो है वो हमें क्लाउड पर एक फ़ोल्डर की तरह मिला है जहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करते हैं। इसमें एक की वैल्यू पेयर होता है जिसे हम की वैल्यू बोलते हैं, और जो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है वो हमारा 5 TB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें मल्टी पार्ट में अपलोड होता है। अगर हमारा 5 GB से ज़्यादा का अगर ऑब्जेक्ट है तो मल्टी पार्ट्स में अपलोड होता है, ठीक है। तो और हम ऑब्जेक्ट को रिट्राइव भी कर सकते हैं, उसकी एक यूनिक की होती है, उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को रिट्राइव कर सकते हैं। इसमें हमारे सर्विस एंड पॉइंट्स होते हैं, यूआरआई होते हैं, जिसमें हमारे पास में रीजन होता है, बकेट नेम होता है हमारे पास में, और ऑब्जेक्ट नेम होता है, वर्जन होता है, हमारा एसटी का यूआरएल होता है, जिस जहाँ हमारे पास में होता है रीजन, बकेट नेम, की हमारी सर्विस का नेम होता है, वर्जन ऑप्शनल चीज़ होती है, ठीक है। सो हियर द ओनर, यहाँ पर क्या होता है कि ओनर जो होता है वो परमिशन दे सकता है, ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक करवा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सेस करवाना है पब्लिकली, सो हमें ऑब्जेक्ट्स और बकेट दोनों को पब्लिक करना होगा, तभी वो एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा दिया है ये बकेट नेम, ये हमारा AWS का ये हमारा एक्सटेंशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की फाइल। सो ये जो है हमारे उस बकेट का यूआरएल होता है, और इस यूआरएल को एक्सेस करके हम अपने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करवा सकते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स जो पब्लिक हैं उसके बाद हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेमिंग कैसा होता है, HTTPS इसमें प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP एंड HTTPS। तो वो हम यूज़ करते हैं, स्लैश हमारा बकेट का नेम होता है, जो भी हमने बकेट का नेम दिया है, डॉट हमारा रीजन, जिस रीजन में हम वर्क कर रहे हैं वो, जिस भी रीजन में हमने अपनी बकेट क्रिएट की, फिर हमारी सर्विस का नेम होता है Amazon और AWS.com, ठीक है। फिर हमारा स्लैश होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम होता है। सो इस तरह से हमारे एक्सटेंशन होते हैं, और AWS रीजन हो गया इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, बकेट नेम, ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट नेम की। तो इस तरह से हमारे एक्सटेंशन होते हैं। सो हम GUI के लिए URL का यूज़ करते हैं, और CLI के लिए हम URI का यूज़ करते हैं। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। सो जो URI होता है उसमें भी हमारा ऐसे ही कुछ नेमिंग होता है, उसमें हम // करके अपने बकेट नेम का स्लैश ऑब्जेक्ट नेम दे देते हैं, और जो URL होता है उसमें हमें फुल URL देना पड़ता है, लाइक बकेट नेम डॉट रीजन डॉट सर्विस नेम, फिर स्लैश करके हम अपने ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट इज अ फाइल विच इज केप्ट इनसाइड अ बकेट। ये वाली स्लाइड हमने देख ली है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो S3 सब रिसोर्सेज हमारे पास में, लाइक हमारे पास में लाइफ साइकिल होती है, वेबसाइट्स, वर्जनिंग, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हमने NACL देखा था, वो भी हमारे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। उसी तरह से हमारे पास में S3 में भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, जिसको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को पब्लिक एंड प्राइवेट करने के लिए, कि हमारे कौन-कौन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सेस कर सकता है। लाइफ साइकिल रूल्स होते हैं हमारे पास में, इसमें कि ऑटोमेटिकली अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे कौन से स्टोरेज क्लास में मूव होना चाहिए फॉर कॉस्ट सेविंग। तो उस तरह से हम यहाँ पर लाइफ साइकिल का भी यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन डेटा बिटवीन द स्टोरेज क्लास फॉर सेविंग द कॉस्ट। एंड वेबसाइट्स भी हम इसमें अपलोड करते हैं, हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स फॉर बैकअप, लाइक हमें किसी वेबसाइट का बैकअप चाहिए तो हमने यहाँ पर अपलोड करके रखी है। हमारे पास में स्टैटिक वेबसाइट का कोड जो है अपलोड है, वर्जनिंग होती है, जिसके कारण हम अपने ओल्ड वर्जन को भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमने कोई चेंज किया है अपने वर्जन में और फिर हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हमसे कोई वर्जन डिलीट हो गया लेटेस्ट वर्जन, तो वहाँ पर एक डिलीट मार्कर बन जाता है, जिसके कारण हम जो है अपने लेटेस्ट वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं उस डिलीट मार्कर को डिलीट करके, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में S3 ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक S3 buckets, and each rule specifies which objects are affected and when those objects will expire on a specific date or after some नंबर ऑफ डेट्स। तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स दे देते हैं, लाइक हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन सी डेट को एक्सपायर होंगे, कितने दिन तक हमें उन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखना है, इस तरह से हम रूल देते हैं, और कब वो कौन सी क्लास में मूव होंगे वो सब हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल में। अब हम देखते हैं हमारा वेबसाइट। सो यू कैन यूज़ Amazon S3 टू होस्ट स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जिसमें कोई डेटाबेस नहीं होता है, जो सिर्फ रीड ओनली होती है वेबसाइट्स। लाइक हम क्लिक करने के बाद में हम सिर्फ स्टैटिक ही वर्क करते हैं, वहाँ पर कोई डायनेमिक वर्क नहीं होता है। सो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है। सो ऑन अ स्टैटिक वेबसाइट इंडिविजुअल वेब पेजेस इंक्लूडेड स्टैटिक कंटेंट, एंड व्हेन यू कॉन्फ़िगर अ bucket as a static website you must enable static website hosting, configure and index document and set permission, and you can enable static website hosting using the Amazon S3 console and REST API, the AWS SDKs, software development kits, and the AWS CLI or AWS CloudFormation, configuring a static website using a custom domain registered with Route 53। हम Amazon S3 का यूज़ करते हैं हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए। इंडिविजुअल वेब पेजेस हम वहाँ पर स्टैटिक कंटेंट को होस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम Amazon S3 कंसोल से भी कर सकते हैं, REST API से भी कर सकते हैं, SDK CLI का यूज़ करके भी हम होस्ट करवा सकते हैं, और AWS क्लाउड फॉर्मेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स को। हम एक कस्टम डोमेन पर रजिस्टर कर सकते हैं, जो हमारे पास में राउट 53 एक सर्विस होती है हमारे पास में AWS की। उससे हम इसको एक हाईली स्केलेबल डोमेन नेम सर्वर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम अपने वेबसाइट्स को कॉन्फ़िगर करा सकते हैं, और वहाँ पर हमको परमिशन देनी पड़ती है
स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की, तब जाकर हम अपने वेबसाइट्स को होस्ट करवा सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स को अपने S3 में, ठीक है। सो वर्जनिंग भी एक हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है, लाइक वर्जनिंग इन अमेज़न S3 इज़ अ means of keeping multiple variants of an object in the same buckets, and you can use the S3 versioning features to preserve, retrieve, and restore every version of every object stored in your buckets. And with versioning, you can recover more easily from both unintended user actions and application failures. Versioning enabled buckets can help you recover objects from accidental deletion or overwrite. For example, if you delete an object, Amazon S3 inserts a delete marker, and instead of removing the object permanently, so the delete marker becomes the current object version, and you can still recover the object by deleting the delete marker. And this versioning is incremental versioning, and you can use versioning with S3 lifecycle policy to delete older version to move them to cheaper S3 versions. And versioning can be applied to all objects in a bucket, not parallelly applied. So like इसमें एक वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक हमको मल्टीपल वर्जन एक्सेस करना है। हमने एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया हमारे S3 में, उसके बाद में उसी ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लाइक कोई फाइल अपलोड करी हमने पहले, उस फाइल में पहले कुछ और कंटेंट था, फिर हमने फिर से वही फाइल अपलोड करी, उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया और एडिट करके अपलोड करी। सो हम दोनों ही वर्जन एक्सेस कर सकते हैं अपने, अगर हमने जो वर्जनिंग इनेबल करके रखी है तो हम दोनों ही वर्जन एक्सेस कर सकते हैं। हमें कभी पुराने वर्जन की ज़रूरत हुई तो हम उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है डिलीट मार्कर का। यदि हमने एक्सीडेंटली हमने अपना लेटेस्ट वर्जन डिलीट कर दिया है, सो वहाँ पर क्या होता है, एक डिलीट मार्कर क्रिएट हो जाता है। सो हमने एक्सीडेंटली अपना वर्जन डिलीट किया है, तो हम क्या करते हैं, उस डिलीट मार्कर को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो हम अपने जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी हम एक्सेस कर पाते हैं, वो हमारा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। सो इस तरह से हम वर्जनिंग का यूज़ करते हैं फॉर एक्सेसिंग द मल्टीपल वर्जन्स। एंड इस लाइफ पॉलिसी में हमको एक वर्जनिंग वाली पॉलिसी मिल जाती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप होती है हमारे पास में। S3 वर्जन्स रखना हमारे पास में बहुत ही चीप सर्विस हमें प्रोवाइड करी है, जिसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। एंड वर्जनिंग हमारी जो है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो जाती है, ठीक है, इसलिए हम इस वर्जनिंग का यूज़ करते हैं। सो ऐसे हमारे पास में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, लाइक अमेज़न S3 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL enables you to manage access to buckets and objects, and each bucket and object has an ACL attached to it as a sub-resources, and it defines which AWS accounts or groups are granted access and types of access. So when a request is received against a resource, Amazon S3 checks the corresponding ACL to verify the requester has to necessarily access the permission. So यहाँ पर एक डॉक की भी आपको लिंक दी गई है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं अमेज़न S3 के बारे में। इस लिंक को एक्सेस करके आप देख सकते हैं इसका पूरा ओवरव्यू। सो AWS में क्या होता है कि ACL होता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स बकेट एंड ऑब्जेक्ट्स पर होता है, एज अ सब रिसोर्सेज ACL हमारा अटैच होता है, और ये हमें बताता है कि कौन सा यूज़र और कौन सा रिक्वेस्टर किस बकेट को एक्सेस कर सकता है, लाइक उसको हमने पब्लिकली एक्सेसिबल बनाया है या नहीं, या हम उसको परमिशन दी है या नहीं। तो इस तरह से हम इसमें परमिशन असाइन करते हैं ACL के थ्रू, एंड इट डिफाइंस द AWS अकाउंट और ग्रुप्स ग्रांटेड एक्सेस एंड द टाइप ऑफ एक्सेस, कि हमने इसको किस तरह का एक्सेस दिया है AWS अकाउंट को, जो भी हमारा एक्सेस कर रहा है, या उस ग्रुप को हमने कौन सी परमिशन दी एक्सेस करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जब रिक्वेस्ट रिसीव होती है किसी रिसोर्सेज पर, सो जो S3 होता है वो चेक करता है कि ACL को वेरीफाई करता है कि जो रिक्वेस्ट है उसके पास में वो सारी की सारी परमिशन है या नहीं, तो उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की परमिशन उसे देता है, ठीक है। सो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट के थ्रू ओवरव्यू देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का, ठीक है। सो हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस हैं इन अमेज़न S3, लाइक हमारे पास में EFS में थी, EFS में हमारे पास में वन जोन स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और आर्काइव थी हमारे पास में। वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर स्टोरेज क्लासेस अमेज़न S3 में, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड है अमेज़न ग्लेशियर डीप आर्काइव, ये हमारी सबसे ज़्यादा चीप होती है सर्विस होती है ग्लेशियर डीप आर्काइव, और अमेज़न ग्लेशियर S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है हमारे पास में, और S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 इंटेलिजेंट टियरिंग। सो ये सारी की सारी हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस हैं, और यहाँ से आप इस लिंक के थ्रू इन स्टोरेज क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ से इसकी प्राइसिंग लिस्ट भी पता कर सकते हैं कि इनका क्या क्या प्राइस आता है, क्या क्या कॉस्ट इसका लगता है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस अक्रॉस द S3 स्टोरेज क्लासेस अगर हम देखेंगे तो S3 स्टैंडर्ड की हमारे पास में इंटेलिजेंट टियरिंग है, S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट, S3 ग्लेशियर एंड ग्लेशियर डीप आर्काइव। सो डीप आर्काइव हमारी सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, सबसे ज़्यादा चीप होती है। डिज़ाइन फॉर द ड्यूरेबिलिटी इसकी 100% है, S3 स्टैंडर्ड की। S3 इंटेलिजेंट टियरिंग की 100% है, इंटेलिजेंट हमारे पास में इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है इसकी भी 100% है, और वन जोन ग्लेशियर ग्लेशियर डीप आर्काइव। सो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरह से वर्क करती है हमारे पास में। लाइक स्टैंडर्ड तो होती है हमारी कि मल्टी जोन में हमारा स्टैंडर्ड वर्क करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जोन्स में हो गया हमारा, और ये जो हमारा S3 इंटेलिजेंट टियरिंग है ये भी 3 जोन है। बस हमारा जो वन जोन वाला होता है, जैसे EFS में भी हमारा वन जोन EFS होता है कि वो सिर्फ वन जोन एक ही जोन में रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे ही हमारे पास में S3 भी होती है सिंगल जोन, ठीक है। और ग्लेशियर जो होती है इसमें हमारा जो डेटा होता है ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको रखते हैं जब हम ग्लेशियर में, बट इसको जब रिट्राइव करते हैं तो रिट्राइव करने का टाइम भी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। S3 डीप आर्काइव में सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगता है रिट्राइव करने के लिए डेटा, और स्टोरेज ड्यूरेशन इसकी होती है 180 डेज। सो इस तरह से ये वर्क करता है हमारे पास में। लाइक S3 स्टैंडर्ड है, सो डिज़ाइन फॉर द ड्यूरेबिलिटी 100%, और डिज़ाइन फॉर
अवेलेबिलिटी 99% इसका हाई अवेलेबिलिटी है और एस एल इसका 99.90 है। और अवेलेबिलिटी जोन में कितने अवेलेबिलिटी जोन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अवेलेबिलिटी जोन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा में ये रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी जो कैपेसिटी चार्जेस होती है पर ऑब्जेक्ट एन होती है, मतलब इसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है लाइक स्टोर करने का, क्योंकि हम इसे स्टोर ही नहीं करते हैं, हमें इसे जल्दी एक्सेस करवाना होता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड में रखते हैं। सो मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन भी नहीं होती, इसमें कोई स्टोरेज ड्यूरेशन नहीं है, रिट्राइवल चार्जेस भी नहीं होता है, हम इसको फास्ट रिट्राइव कर सकते हैं। और बट ये थोड़ी सी महंगी होती है हमारी स्टोरेज टाइप, इसका ऑब्जेक्ट्स होता है और इसको मिली सेकेंड्स में इसकी जो लेटेंसी होती है वो मिली सेकेंड्स होती है, यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होने में बहुत कम टाइम लगता है, हम इसको जल्दी से रिट्राइव करवा सकते हैं। और लाइफ साइकिल ट्रांजिशन हम इसमें करवा सकते हैं। ट्रांजिशन तो इन सब में ही है कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करवा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और जो हमारी इंटेलिजेंट टीयरिंग होती है हम ज़्यादातर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। लाइक इंटेलिजेंट टीयरिंग में हमारी जो भी पहले हमारी जो प्रोसेस हुई है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि इसको कौन से स्टोरेज क्लास में जाना है। सो उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट टीयरिंग, ठीक है। लाइक इट ऑब्जर्व द ओल्ड प्रोसेसेस, इसलिए इसका ज़्यादातर हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं कि पहले कितना कॉस्ट आया था और अब कितना कॉस्ट आ सकता है, तो फोरकास्टिंग के लिए हम इंटेलिजेंट टेयरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी 99% इसका एस होता है, इसकी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जोन में इसकी अवेलेबिलिटी जोन्स होता है। और इसमें भी कोई चार्जेस नहीं होता, क्योंकि हम इसमें जल्दी एक्सेस करवाते, स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं होता, इसमें रिट्राइवल चार्जेस भी नहीं होता है इसमें, और स्टोरेज चार्जेस भी नहीं होता, रिट्राइवल चार्जेस भी नहीं होता, मिली सेकंड में हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, लाइक जो डेटा है हमको कभी कभी एक्सेस करवाना है, लाइक एक वीक में एक बार हमें कोई डेटा एक्सेस करवाना है, तो हम उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में भी रख सकते हैं। लाइक 30 डेज में हमें करवाना है तभी हम उसे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रख सकते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग होता है कि हमें कौन से स्टोरेज क्लास में मूव करवाना है। सो इसमें जो कैपेसिटी चार्जेस पर ऑब्जेक्ट होता है 128 KB के अकॉर्डिंग हमें कैपेसिटी चार्जेस देना होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड से इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है कैपेसिटी चार्जेस। और इसमें जो स्टोरेज ड्यूरेशन होती है हमारी 30 डेज़ के लिए हम रख सकते हैं। और रिट्राइवल चार्जेस भी हमें देना होता है, रिट्राइव करने के लिए पर GB रिट्राइव मिलता है, मिली सेकंड में रिट्राइव हो जाता है। सो ऐसे हमारे पास में S3 1 जोन होती है, इसमें सिर्फ एक ही जोन में होगा। और ये अवेलेबिलिटी ऐसे इसका 99% होता है इसमें, और डिज़ाइन फॉर अवेलेबिलिटी 99.50%। और इसमें मिनिमम कैपेसिटी चार्जेस इसमें भी 128 KB का होता है, और 30 डेज़ के लिए हम रखते हैं इसमें। S3 1 जोन में भी रख सकते हैं, और इसमें भी हमें रिट्राइवल कॉस्ट देना पड़ता है, मिली सेकेंड ही होता है इसमें एक्सेस करने का टाइम। सो ऐसे ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर में हम ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। सो लाइक हमें अवेलेबिलिटी तो सब में फुल ही मिल रही है, 99.90, किसी में 99 है, किसी में 99.50 है। सो इस तरह से हमें हाईली अवेलेबिलिटी मिल रही है इसमें, और SLA भी हमको 99% तक मिल रहा है सभी में। सो ग्लेशियर में हमारा ग्रेटर देन 3 हो गया, और इसमें हमारा 40 KB होता है। लाइक ये इससे थोड़ा सस्ता है हमारे पास में, कैपेसिटी चार्जेस इसका है, क्योंकि ये जो रिट्राइव करता है, रिट्राइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। मिनिमम ड्यूरेशन हम इसमें रखते हैं 90 डेज़ के लिए हम इसमें रख सकते हैं। और पर GB रिट्राइव होता है, इसमें सेलेक्ट मिनट्स और आवर्स लग जाते हैं रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर रिट्राइवल कॉस्ट इसका थोड़ा कम होता है, क्योंकि लेस टाइम हमारा होता है, मोर कॉस्ट होता है, कि अगर जितना जल्दी हम एक्सेस कर रहे हैं उतना ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है। बट इसमें हमें एक्सेस करने में टाइम लग रहा है, तो हमें कॉस्ट थोड़ा कम देना होगा एक्सेस करने के लिए। बट इसमें स्टोरेज कॉस्ट होता है, ठीक है। स्टोरेज चार्जेस होता है, कैपेसिटी स्टोरेज चार्जेस लाइक 40 KB के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमारा STD ग्लेशियर डीप आर्काइव होता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा सस्ता होता है। इसमें हमें 180 डेज़ के लिए हम रखते हैं, और इसमें भी आवर्स लग जाते हैं हमें ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करने के लिए, और पर GB रिट्राइव इसमें भी होता है। सो ये हमने देख लिया, हमारी स्टोरेज क्लासेस देख ली, और हमने हमारा एसए देख लिया आज के लेक्चर में। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।